वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं वी आर डिस्कसिंग अर्थ। तो अर्थ में हमने देख लिया था कि अर्थ क्या है भाई, एक यूनिक प्लेनेट है जो किसमें होता है, जो स्फेरिकल शेप में होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके का जियोइड जिसे कहते हैं। और हमने ये भी देख लिया था इसमें अर्थ का एक वोल्केनो होता है, इस वजह से ये एक्टिव प्लेनेट है। और अब हम इसके सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले हम ये डू यू नो का फैक्ट देख लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होना चाहिए कि लाइट जो है ट्रेवल करती है कितना, 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। ये मैंने आपको बताया था 8 मिनट्स लगते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी, बट फिर भी 8 मिनट्स लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टिकल्स ऑफ मेनी पार्टिकल्स। अब हम अर्थ के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं भाई, इसका सुटेबल टेम्परेचर देख लेते हैं कि भाई सुटेबल टेम्परेचर किस तरीके का है अर्थ का, वो एक बार देख लीजिए। चलिए इसका सुटेबल टेम्परेचर देख लेते हैं। द डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लैनेट। जैसी पोजीशन होगी वैसा ही उसकी जो है हीट वगैरह टेम्परेचर वगैरह होंगे। अब अर्थ की पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन पे मरकरी वीनस फिर अर्थ आता है, तो थोड़ा सा तो मरकरी वीनस से कम हीट मिलेगी इसको। अब अर्थ टेम्परेचर इज सुटेबल टू सस्टेन लाइफ बिकॉज इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट भी नहीं है मरकरी की तरह, ठीक है, और कम हीट भी नहीं है नेपच्यून की तरह, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सिंस मरकरी एंड वीनस are positioned close to the sun, they have an extremely hot temperature which rises above 400 degree centigrade। बहुत पास है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, तो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, आ जाइए, इससे आपको कई तरीके की नॉलेज मिलेगी। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हर किसी ने इस बंदे का नाम जरूर सुना होगा, इज द फर्स्ट पर्सन टू land on moon, was the first man to step on the surface of the moon. On 21st July 1969, Neil Armstrong is the first person to land on moon. अब देखा जाए तो find out whether any Indian has landed on the moon। कोई ऐसा पर्सन है जो मून पे लैंड किया है, तो आपको पता है कौन हो सकता है? तो राकेश शर्मा का नाम आपने शायद सुना होगा, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा ये हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया से कौन है। तो अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद होना चाहिए। ये अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या करता है भाई, ये वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, ये वेरी करता है। इट इज कोल्डर अराउंड द पोल्स देन नियर द इक्वेटर। ये क्या होता है भाई, कोल्ड होता है, कोल्डर होता है, ठंडा होता है अराउंड द पोल्स, पोल्स के अराउंड, देन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर से ना होकर के ये पोल में जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्डर होता है। द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एट डिफरेंट प्लेसेस वेरीज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड होता है, इस वजह से क्या होता है कि हर जगह इसकी जो हीट है वो नहीं पहुंच पाती। द वेरिएशन इन टेम्परेचर, सन की हीट नहीं पहुंच पाती, लीड्स टू चेंज इन सीजन्स। तो अब जब टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होगा तो सीजन भी अलग अलग होगा, ये तो नेचुरल सी बात है। ये तो क्या है, नेचुरल सी बात है। तो अगर यहाँ पे देखें तो व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। उनको वाटर चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर, सीजन चाहिए। अब प्रेजेंस ऑफ वाटर के बारे में बात करें, ये तो हमने टेम्परेचर के बाद में बात कर ली। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कई तरीके डिफरेंसेस आते हैं, कई जगहों पे अलग अलग सीजन होते हैं। अब वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी व्यू द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, मैंने भी आपको बताया था कि जब हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक, लुक्स बिकॉज, लुक्स ब्लू, ब्लू मतलब नीला, बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर।
बिल्कुल वाटर से कवर्ड है पूरा सरफेस। अनलाइक अदर प्लैनेट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। जो वाटर है वो 3 स्टेटों में अर्थ में पाया जाता है, एक सॉलिड रूप में, एक लिक्विड रूप में और एक गैसियस रूप में। ये सिर्फ ओनली प्लैनेट है, ठीक है, ओनली प्लैनेट, इसके अलावा कोई प्लैनेट नहीं जहाँ पे 3 स्टेट्स में लिक्विड, सॉलिड और गैस में वाटर पाया जाता है। So the presence of water on Earth's surface makes it the only planet suitable for habitation. अब भाई लाइफ के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। हम मार्स में क्यों लाइफ देख रहे हैं? क्योंकि मार्स में वाटर मिल गया। जहां पे वाटर मिल जाता है ना एक बार, तो लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम वहां पे भी लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्रीथेबल एटमोस्फियर बताना है कि कौन सा एटमोस्फियर होगा जो ब्रीथेबल होगा, ब्रीथ लेने लायक होगा। द प्रोडक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो एयर होती है ना उसका प्रोडक्टिव ब्लैंकेट अगर देखें और जो गैसेस देखें दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर। तो जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है एयर का और गैसेस का दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर। तो भाई ब्रीथेबल एटमोस्फियर होना जरूरी है, तो प्रोटेक्ट करता है भाई हमें अर्थ के जो सराउंडिंग में, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कई तरह का एटमोस्फियर होता है, एयर होती है, गैसेस होती है, तो हमारा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है जो हमें नीडेड होती है। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। आप सब जानते हैं ओजोन जो हमारे एटमोस्फेयर में है वो क्या करती है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन की उसे रोक देती है। इस वजह से हमें ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। अब द राइट प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर मेक्स आवर प्लैनेट सुटेबल फॉर सर्वाइवल। तो क्या क्या होती है भाई एटमोस्फेयर में? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, 78% नाइट्रोजन ही होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है हमारे 21% के करीब, जो उससे थोड़े आसपास होते हैं। तो CO2 बहुत ही कम, पॉइंट में कम, पॉइंट में 1 2 3 जैसे कुछ होता है। CO2 बहुत कम होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। अब अगर देखें इन द एटमोस्फेयर मेक्स आवर प्लैनेट सुटेबल फॉर सर्वाइवल, तो ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो अर्थ है वो सुटेबल है फॉर हैबिटेशन। अब एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ, कई तरीके के फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उन सबको भी आपको याद रखना है। अर्थ एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। यहाँ पे देखिए अर्थ का जो एटमोस्फेयर है ना वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 5 लेयर्स है? नेमली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। भाई किस तरीके से 5 लेयर्स में डिवाइडेड होगा? सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। और फिर दूसरी लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर तीसरी लेयर किसकी होगी? मीजोस्फेयर। फिर चौथी लेयर किसकी होगी? थर्मोस्फेयर। और फिर पांचवी लेयर किसकी होगी? एक्सोस्फेयर। तो सबसे ज्यादा नीचे कौन है भाई? ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के उधर इस तरीके की चीजें होती है। तो ये मैंने आपको बता दी, इस तरीके से नीचे से अर्थ से ऊपर एटमोस्फेयर तक जाएंगे तो इस तरीके की लेयर्स हमें देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर मिलेगी एक्सोस्फेयर और सबसे नीचे मिलेगी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या सैटेलाइट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मून क्या है भाई? मून है जो सैटेलाइट है। कहाँ का सैटेलाइट है? मून सैटेलाइट है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के चक्कर लगाता है मून। उसी तरीके से कई तरह प्लैनेट्स हैं जिनके अपने अपने एक जो क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो उनके चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं सैटेलाइट्स क्या होते हैं भाई। अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी। क्या है भाई? छोटी सी सेलेस्टियल बॉडी होती है सैटेलाइट, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। इसमें बताया ना, रिवॉल्व करती है। The word satellite is derived from the Latin word satellis, which means companion or an attendant. Companion होता है ना, साथ में देता है planets को। तो satellites are of 2 types, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। 2 तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, एक तो नेचुरल जैसे कि हमारा मून है, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो बनाए जाते हैं।
चलिए देखते हैं दोनों के दोनों सैटेलाइट्स के जो हमने टाइप्स देखे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, बिल्कुल रिवॉल्व तो करते ही। फॉर एग्जाम्पल, मून इज द ओनली नेचुरल साइट ऑफ द अर्थ। मून क्या नेचुरल साइट है, सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की, ओनली, सिर्फ मून ही नेचुरल। अब जुपिटर्स नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेडी, क्या है भाई, ये नाम याद रखना है आपको, जुपिटर का क्या है सैटेलाइट नेचुरल, गैनीमेडी, इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर ऑफ 5262 किलोमीटर का क्या है भाई, इसका डायमीटर ही इतना बड़ा, इसका क्या है भाई डायमीटर है। इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर ऑफ 5262 किलोमीटर। ठीक, इस तरीके का इसका क्या है भाई डायमीटर है, तो हमने ये देख लिया। ठीक है, गैनीमेडी, गैनीमेडी इसका नाम है सैटेलाइट का। तो आपको याद रखना है भाई जुपिटर का जो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेडी, वो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, उसका व्यास है, वो कितना है 5262 किलोमीटर। डायमीटर को हम हिंदी में व्यास कहते हैं। जो ये जैसे कि ये जुपिटर है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो सेंटर है उससे देखे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा उसका डायमीटर हो गया। वो कितना है 5262 किलोमीटर। अब ये तो होगी किसकी बात, गैनीमेडी हमने देख लिया, मून हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। नेचुरल सैटेलाइट हो गए, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में एक बार देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन विच आर सेंट टू स्पेस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये भाई मशीन्स होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, मशीन होती है जो ह्यूमन मेड होती है, जो ह्यूमन इनको भेजती है स्पेस में फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन। अब भास्करा 1 एंड भास्करा 2 आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है भाई इंडियन सैटेलाइट से, भास्करा 1 और भास्करा 2 ये क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, ये ह्यूमन मेड होते हैं। ये क्या होता है, ह्यूमन मेड होते हैं, ताकि हमें कुछ कम्युनिकेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिले स्पेस के बारे में, इस वजह से इनको किया जाता है। अब देखते हैं हम जुपिटर एंड गैनीमेड। ये देखिए, ये गैनीमेड का है। तो इस तरीके की जो है चीजें आती रहती है। जुपिटर गैनीमेड जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, जिसकी डायमीटर मैंने आपको बताई थी बहुत ज्यादा 5000 के करीब होती है, 5000 के करीब। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. तो जैसे अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है, उसी तरीके से गैनीमेड जुपिटर के चक्कर लगाता है, जुपिटर सन के चक्कर लगाता है। तो सेम है उनका रिवॉल्व करने का, मूव करने का। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड आउट बाय rocket placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS और EDUSAT. ये क्या है, इंडिया के सैटेलाइट्स हैं, तो आर्टिफिशियल ही है, नेचुरल तो है नहीं, गैनीमेड और मून की तरह। अब यहाँ पे कोई फैक्ट दिया हुआ है, देखिए फैक्ट, स्पुतनिक 1 ये रशियन है, was the first artificial satellite launched in 1957. तो स्पुतनिक 1 जो है ना, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था 1957 में। एंड आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। तो इंडिया ने कब अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया भाई आर्टिफिशियल, तो 1975 में किया, जिसका नाम रखा उन्होंने आर्यभट्टा, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमी जानता था आर्यभट्टा सबसे पहले। तो इस तरीके से ये यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था 1957 का, और इंडिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट था वो 1975 में आर्यभट्टा, ये हमने देख लिया। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स हो गए, गैनीमेड और मून याद रहेगा। अब हम देखते हैं मून के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, मून के बारे में देखेंगे। मून के बारे में देखना हम सबकी जो है क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा।
मून हमेशा एक क्यूरियोसिटी का केंद्र बन के रहा है। हर कोई जितने भी साइंटिस्ट हुए वो मून जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि मून उनका एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पास भी होता था। तो इस वजह से अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता था, इस वजह से। अब देखते हैं, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल ओनली। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए कितना ज्यादा दूर है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। जो मून है, जैसे कि ये मून है, मून का डायमीटर है, और क्या है भाई, ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर है। अब यहाँ पे देखिए जो मून का डायमीटर है ना, वो अर्थ के डायमीटर का कितना है, 1/4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इससे क्या पता लग रहा है कि मून का जो डायमीटर है, देखिए कितना छोटा है, 1/4 है। अब इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। बिल्कुल नाइट स्काई में बिल्कुल ब्राइटेस्ट होता है, ये देखिए। इट इज रिफ्लेक्ट्स द लाइट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सन भी रिफ्लेक्ट करता है, सन हमारे पास लाइट भेजता है, हम उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से वी कैन सी दैट। अब देयर इज नो लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून में कोई लिक्विड वाटर नहीं है। वाटर हमने एक बार खोज लिया था, मगर वाटर भी जो है सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में नहीं। तो लिक्विड वाटर मून की सरफेस पे फाउंड अभी तक नहीं हो पाया, सॉलिड फॉर्म में कर चुके हैं हम। द मून डज नॉट हैव एन एटमोस्फियर। मून में जो है एटमोस्फियर नहीं, वहां पे जो एस्ट्रोनॉमर जाते थे वो एटमोस्फियर नहीं होता था वहां पे, इस वजह से वो जो है एक तरीके से बड़ी आसानी से वहां पे चल पाते थे। ड्यू टू दिस द डेज आर वेरी हॉट। तो चूंकि एटमोस्फियर नहीं है तो क्या भाई, डेज तो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, और जो नाइट्स होती है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है वहां पे। द सरफेस टेम्परेचर वेरी फ्रॉम अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे टू 173 डिग्री सेंटीग्रेड एट। तो देखिए डे में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा, और नाइट में देखिए माइनस में चला जाता है, माइनस में गया, और 173 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी माइनस में चला गया नाइट में। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है नाइट में। तो द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट ऑन इट। क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है तो क्या है, यहाँ पे मूवमेंट करना आसान नहीं है। ग्रेविटेशन पुल नहीं है तो अगर आप ऊंचे है तो आप ऊंचे चले जाओगे, नीचे नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पुल इतना है नहीं। द सरफेस ऑफ द मून हैज ह्यूज माउंटेन्स। क्या है भाई, बहुत ज्यादा ह्यूज, बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ पे दिखेंगे, देखिए अलग अलग तरीके के रॉक्स भी है यहाँ पे, डिप्रेशन है कॉल्ड क्रेटर्स। ये जो बने हुए हैं ना आकृतियां अलग अलग तरीके के, ये सारे के सारे क्रेटर्स हैं। इट इज द ओनली हेवनली बॉडी ऑन विच ह्यूमंस हैव लैंडेड। ये सिर्फ ऐसी एक बॉडी है जहाँ पे ह्यूमन लैंड कर चुके हैं, और किसी बॉडी पे ह्यूमंस लैंड नहीं किए हैं। सिर्फ ये अकेली ऐसी बॉडी है जहाँ पे ह्यूमंस लैंड कर चुके हैं। ठीक, ये हमें पता है भाई, ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं फेजेस ऑफ द मून। ये तो हमने देख लिया, मून जो इस तरीके से होता है, डायमीटर भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं मून के। आप सब जानते हैं मून कभी तो आपको कोई और शेप में दिखता है, कभी कोई और शेप में दिखता है। कई तरीके के जो है ये फेजेस दिए हुए हैं आपको, तो ये हम देखेंगे, प्रयत्न करेंगे। वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं मून के ये फेजेस को स्टडी करना। द फेज ऑफ द मून और द लूनर फेज, मून को जो लूनर भी बोल देते थे, लूनर फेज इज द शेप ऑफ द मून वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ। तो भाई लूनर फेज क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अर्थ से मून की कई तरीके की शेप्स देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ द मून इज लिट बाय द सन। तो सन से मून किस तरीके से अपनी लाइट जो है ग्रैब कर रहा है या अब्जॉर्ब कर रहा है। तो द फेज ऑफ द मून चेंजेस एवरी डे। आप फिर जानते हैं मून की शेप जो है हर दिन बदलती रहती है। द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेजेस ड्यूरिंग द लूनर मंथ। जो लूनर मंथ होता है ना,
वहां पे ये सारे के सारे फेजेस से गुजरता है। वी सी द सेम फेज ऑफ द मून बिकॉज इट मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। हम क्या देखते हैं भाई, हम एक पूरा पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन देख लेते हैं 27 डेज में, 1 मंथ, ठीक है, लूनर मंथ जिसे कह देते हैं, अराउंड द सन। इस वजह से 27 डेज में सारा का सारा हो जाता है। एंड 8 आवर्स, 27 डेज एंड 8 आवर्स में हम सारी की सारी इसकी एक रिवॉल्यूशन को देख लेते हैं, ये अर्थ के अराउंड करता है। चलिए, अब द फेजेस वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल मेड बाय द मून विद द सन। क्या मून जो एक एंगल बनाता है सन से, और इस वजह से उसका रिफ्लेक्शन हमें जो दिखता है एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। जब हम अर्थ से देखते हैं मून जो एक एंगल बनाता है, तो जहां पे उसकी सन की लाइट पड़ती है वहां पे तो हमें शेप दिख जाती है मून की, और बाकी जगह हमें ब्लैक दिखता है। तो इस तरीके से हमें ये अर्थ से दिखाई देता है, ठीक है। अब चलिए एक एक ब्रेनस्टॉर्म का देख लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इफ यू वर ऑन द मून, अगर आप मून पे हैं, विच वुड बी इजियर फॉर यू, टू वॉक और टू जंप। मैंने आपको बताया अभी चलना मुश्किल होता है, क्या होगा, यू विल जंप विल बी इजी। द वेरियस फेजेस ऑफ मून, चलिए देखते हैं कौन कौन से फेजेस हैं भाई मून के। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द, मून जो होता है जब सन के एंड अर्थ के, इट इज नोन एज न्यू मून। जब मून जो है सन और अर्थ दोनों के बीच में होता है ना, तब उसे न्यू मून कहते हैं, मतलब वो अब नहीं दिखेगा। ड्यूरिंग दिस फेज वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट बाय द, हम क्या देखते हैं, वो वाली साइड देखते हैं जो सन से लिट नहीं हो गई, मतलब वो सन जो है उसकी लाइट नहीं पड़ रही, वो वाली साइड देखते हैं। अब ड्यूरिंग अ फुल मून द अर्थ, मून एंड सन आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। क्या भाई, कि जब अर्थ, मून और सन कंप्लीट अलाइनमेंट में होते हैं तब हम अलग चीजें देखते हैं। ये तो हमने देखा मून जो है सन और अर्थ के बीच में होता है तब तो हमें न्यू मून दिखता है, और अगर मून, फुल मून के टाइम पे क्या होता है भाई, ये अलाइनमेंट में होते हैं। दिस मेक्स द एंटायर सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस। मून क्या होता है, मून अलाइनमेंट में होता है, इस वजह से, मतलब बिल्कुल सीधे में होता है, इस वजह से क्या होता है भाई, हमें दिख जाता है उसका फुल मून विजिबल टू अस, एंटायर सनलाइट। इन अ मंथ देयर इज यूजुअली ओनली वन फुल मून, एक मंथ में एक ही फुल मून होता है। हाउएवर वी मे समटाइम्स सी अ सेकंड फुल मून इन द सेम मंथ, कभी कभी सेकंड फुल मून भी देख लेते हैं सेम मंथ में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्लू मून। क्या हमें एक महीने, एक मंथ में या एक महीने में एक बार ही फुल मून देखते हैं, बट हो सकता है कि सेकंड फुल मून भी देखे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्लू मून। ड्यूरिंग द हाफ मून फेज, जब मून जो है हाफ होता है, आधा, द मून एट 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सन। अलाइनमेंट तो देख लिया हमने, अलाइनमेंट में जो फुल मून दिखेगा हमें, और जब वो बिटवीन होगा तो हमें क्या दिखेगा, न्यू मून दिखेगा। और जब 90 डिग्री के एंगल पे होगा मून तो हमें हाफ मून दिखेगा भाई, अर्थ और सन के 90 डिग्री के एंगल पे। देयरफॉर वी सी ओनली हाफ ऑफ द मून lit up while the other half is dark। यहाँ पे देखिए ये आधा मून दिख रहा है हमको, फेजेस ऑफ द मून, यहाँ से हमें पता लग रहा है ये फुल मून है, ये नेक्स्ट मून है। इस तरीके से होता है ये गिबन्स मून, वैक्सिंग गिबन्स मून, क्रेसेंट आकृति, क्रेसेंट वाली आकृति होती है, क्वार्टर मून, लास्ट क्वार्टर मून, इस तरीके की चीजें होती है। ये हमने देख लिया, कुछ डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ब्लू मून की, कि भाई सेकंड फुल मून जब आता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं, अगर उसी सेम मंथ में आ जाए तो। अब द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द पीरियड दैट इज कॉल्ड द वैक्सिंग पीरियड। तो जो शेप है ना मून की वो ग्रो करती है ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द पीरियड और रिड्यूसेस ड्यूरिंग द वन अदर हाफ विच इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड। वेनिंग पीरियड के टाइम पे वो इस तरीके से चीजें, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजिशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द सन। अर्थ, जब वो अर्थ के अराउंड जर्नी करता है ना, उसकी पोजीशन जो है बदलती रहती है, इस वजह से मून की जो है अलग अलग
शेप्स आपको देखने को मिल जाती है। मून जो है कंटिन्यूसली जो है मूव करता रहता है। अब हमने मून के बारे में तो अच्छी तरह से सारी की सारी डिटेल्स देख ली, मून कैसा होता है, उसके क्या फेजेस होते हैं, ये सब हमने देख ली। अब आता है अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरियोइड्स, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।